दरअसल अब बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शिंदे गुट की मुश्किलें क्या बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की शिकायत करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी नोटिस जारी किया है। शिवसेना के मुख्य सचेतक के तौर पर शिवसेना के विधायक सुनील प्रभु ने पिछले साल शिंदे समेत अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी, क्योंकि उन्होंने जून 2022 में बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया था। प्रभु ने इस महीने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि नार्वेकर जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहे थे, जबकि उच्चतम न्यायालय ने 11 मई के अपने फैसले में विधानसभा अध्यक्ष से याचिकाओं पर उचित तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा था। कोर्ट के नोटिस के बाद शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट में कहा कि गद्दार गिरोह के लिए समय आ गया है। पिछले शुक्रवार को नार्वेकर ने कहा कि उन्हें भारत के चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है। अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। आगे उन्होंने कहा कि अब हम सुनवाई शुरू करेंगे। ये पूछे जाने पर कि वास्तव में प्रक्रिया कब शुरू होगी, नार्वेकर ने जवाब दिया था, जल्द ही। जानकारी के लिए बता दें कि 11 मई को शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को उनके उस फैसले पर फटकार भी लगाई थी जिसमें उन्होंने ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिंदे समेत 15 बागी शिवसेना विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार करते हुए कहा था कि अदालत आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला नहीं कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष को लंबित मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। आपको बता दें, तब से राजनीति ने एक और नाटकीय मोड़ ले लिया, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाली प्रतिद्वंदी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के कई विधायक भाजपा शिवसेना सरकार में शामिल हो गए। महाराष्ट्र कैबिनेट में पवार के शामिल होने के बाद शिंदे के सरकार से बाहर होने की अटकलें तक लगाई जाने लगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इन दावों को खारिज करते हुए इन्हें अफवाह बताया था और सत्तारूढ़ गठबंधन पहले से मजबूत हुआ, ये बात कही थी। अब सवाल कहां, पेच कहां फंसा हुआ था? अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय दिया जाता है? अजीत पवार तो पहले कह चुके थे कि हमें सहकारिता और वित्त मंत्रालय चाहिए ही चाहिए, और पेच यही था, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनका गुट नहीं चाहता था कि वित्त मंत्रालय अजीत पवार को मिले। वजह मैं आपको बार बार बता चुका हूं, वजह अभी की नहीं है, वजह तो बगावत की जड़ में दिखाई देती है। बगावत कम से कम यही कहते हुए की गई थी कि अजीत पवार के पास वित्त मंत्रालय था, फंड रिलीज नहीं होते थे, इसलिए पार्टी को इसीलिए हम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व को छोड़ रहे हैं, मां विकास आघाड़ी को छोड़ रहे हैं और एनडीए के साथ सरकार बना रहे हैं। लेकिन बात तो वहीं आ गई है। घूम फिर के देखिए आप, समय का पहिया कहां पर आकर रुका है, जहां पर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, शिवसेना और एनसीपी चलाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार का हिस्सा बिल्कुल उसी तरह से बन गए जैसे उद्धव ठाकरे की सरकार में हुआ करता था। बस उद्धव की जगह अब आपको एकनाथ शिंदे दिखाई देते हैं। एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बन गए, 5 बार उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं अजीत पवार। ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है कि इसी कार्यकाल में तीसरी बार अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने, और चाहे जिसकी सरकार रही हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस 80 घंटे के लिए शपथ लेते हो, चाहे उद्धव ठाकरे लेते हो या फिर एकनाथ शिंदे लेते हो, सबके साथ में डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार दिखाई देते हैं और महत्वपूर्ण विभाग। ऐसा लगता है कि इस बार अजीत पवार इस मूड में है कि इस टेन्योर में तो मैं चाहे जिसकी सरकार रहे उसमें मैं मंत्री पद पर रहूंगा। वित्त मंत्रालय उनको मिलना ये उनकी बड़ी जीत और उनकी ताकत को दिखाता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।